आज हम कहानी कहने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सामग्री बेहतर प्रदर्शन करे तो आपको बेहतर कहानियां सुनाना सीखना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी 6 पसंदीदा कहानी कहने की तकनीकों के बारे में बताऊंगा जो आपकी सामग्री को जबरदस्त रूप से बेहतर बना देंगी। यह देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप स्क्रिप्ट लिखने और वीडियो बनाने के तरीके के बारे में अलग तरह से सोचेंगे। मेरा नाम कहलावे है। मैंने शॉर्ट फॉर्म वीडियो पर 1 अरब से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। मेरे पास 5 लाख फॉलोअर्स हैं और मैं हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप है जिसे मैं डांस कहता हूँ। सारी बेहतरीन कहानियां संदर्भ और संघर्ष के बीच एक डांस की तरह होती हैं। आप थोड़ा सा संदर्भ देते हैं, किरदार किसी मिशन पर है, वो कुछ कर रहा है और फिर ओह नहीं, यहाँ एक संघर्ष आ गया। आप थोड़ा और संदर्भ देते हैं, किरदारों ने पहले संघर्ष हल कर लिया है, वे आगे बढ़ रहे हैं और फिर ओह नहीं, एक और संघर्ष आ गया। यही डांस है जिससे आप दर्शक को बांधे रखते हैं। चाहे वो कोई फीचर फिल्म हो या शॉर्ट फॉर्म वीडियो, ये डांस हमेशा मौजूद रहता है। अब ये काम क्यों करता है? संघर्ष दिमाग में खुले लूप्स बनाते हैं और फिर संदर्भ उन लूप्स को बंद करने में मदद करता है। इस डांस आइडिया को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण जो मैंने कभी देखा है वह मैट स्टोन और ट्रे पार्कर से है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साउथ पार्क बनाया था। वे NYU में एक टॉक दे रहे थे। इसे देखिए। हमने एक बहुत ही सरल नियम खोजा जो शायद आप सभी ने पहले सुना हो, लेकिन हमें इसे सीखने में काफी समय लगा। लेकिन हम इन बीट्स को ले सकते हैं जो मूल रूप से आपके आउटलाइन की बीट्स हैं, और अगर उन बीट्स के बीच और फिर शब्द आता है तो आप मूल रूप से आपके पास कुछ काफी उबाऊ चीज है। आपने जो भी हर बीट लिखी है उनके बीच में या तो इसलिए या लेकिन शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक आइडिया लेकर आते हैं और ऐसा है, ठीक है, ये होता है ना, और फिर ये होता है। नहीं, ये होना चाहिए कि ये होता है और इसलिए ये होता है, लेकिन ये होता है इसीलिए ये होता है। और जैसे ही हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, और सचमुच कभी कभी हम इसे लिख लेते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि हम ऐसा कर रहे हैं। हमारे पास अपनी बीट्स होती हैं और हम कहते हैं ठीक है ये हुआ, लेकिन फिर ये होता है और उसका असर इस पर पड़ता है और वह उस पर असर डालता है। और यही वजह है कि आपको एक ऐसा शो मिलता है जो ऐसा महसूस होता है, ये उससे फिर इससे फिर उससे, लेकिन यहाँ इसकी जटिलता है। तो तकनीकी रूप से यह उतना ही सरल है कि आप अपने स्क्रिप्ट में लगातार लेकिन और इसलिए शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे वे खुले संघर्ष के लूप बनेंगे। अगर आप और फिर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आप एक के बाद एक विवरण जोड़ते जा रहे हैं और दर्शक की रुचि खत्म हो जाएगी। अब चलिए जल्दी से मेरी सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली वीडियो में से एक पर नजर डालते हैं। आप देखेंगे कि पहले 30 सेकंड में 4 लेकिन फिर संघर्ष लूप हैं। इसे देखिए। स्टैनली कप के साथ कुछ अजीब हो रहा है। क्या आपने इनमें से कोई देखा है? स्टैनली कप 6.7 बिलियन व्यूज बटोर रहा है। ये 40 ऑन्स का स्टैनली क्वेंचर ड्रिंक वेयर की दुनिया का लुई विटॉन बन गया है। ये एक स्टेटस सिंबल है। नई रिलीजें कुछ ही सेकंड में बिक जा रही हैं। लोग इन्हें ईबे पर सैकड़ों में बेच रहे हैं। स्टैनली कंपनी ने इस एकल उत्पाद से 4 वर्षों में अपना राजस्व 10 गुना बढ़ा लिया। लेकिन असली सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। स्टैनली कप एक निर्माण मजदूर के थर्मस से एक स्वप्निल क्रिसमस उपहार कैसे बन गया? मुझे एक स्टैनली मिला। ये एक विचित्र कहानी है। तो 2019 में स्टैनली वास्तव में कप को बंद करने वाला था, लेकिन मां का ये समूह ब्लॉगरों को बाय गाइड को पता था कि वे एक बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्टैनली के साथ एक खास एफिलिएट डील की जिसमें उन्होंने ट्विस्ट के साथ 5000 कप का बल्क ऑर्डर दिया। स्टैनली को वे कप पेस्टल रंगों में बनाने पड़े। वे 5000 कप 5 दिनों में ही बिक गए और इससे उनकी डिजाइन की सोच पूरी तरह बदल गई। लेकिन कहानी इससे भी बेहतर हो जाती है। कुछ महीने पहले स्टैनली के साथ बर्निंग कार पल आया। मैं लगातार हेडफेक्स सेट कर ताकि कहानी आगे बढ़ती रहे। अगली बार जब आप स्क्रिप्ट लिखें तो इस बट देन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें। इससे आपका वीडियो बेहतर बनेगा। ठीक है, टिप नंबर 2 है रिदम। और मैं इसके बारे में अक्सर बात करता हूँ, लेकिन एक प्राकृतिक अवचेतन गति और लय होती है जो दिमाग को सुकून देती है। आप मेरी डिलीवरी में सुन सकते हैं मैं इसमें काफी अच्छा हूं, जैसे कि एक स्वाभाविक उतार चढ़ाव। जब मैं बोलता हूं तो शब्दों की लय सुनने में सुकून देती है। अब मैं पहले रैपर था और बचपन में ड्रमर भी था, तो यह गति और लय मेरे अंदर कहीं ना कहीं बसी हुई है और मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं स्वाभाविक रूप से इस तरह बोलने में अच्छा हूं। लेकिन मेरे पास एक व्यावहारिक तरीका है जिससे कोई भी अपनी रिदम बेहतर कर सकता है। इस छवि को देखें जिसे महान लेखक गैरी प्रोवोस्ट ने लिखा था। अब सुनिए जब मैं इसे पढ़ता हूं। इस वाक्य में 5 शब्द हैं। यहाँ 5 और शब्द हैं। 5 शब्दों वाले वाक्य ठीक हैं, लेकिन कई एक साथ हो जाएं तो वे नीरस हो जाते हैं। सुनिए क्या हो रहा है। ये लेखन उबाऊ होता जा रहा है। इसकी आवाज एक जैसी हो गई है। ये एक अटकी हुई रिकॉर्ड की तरह है। कान को कुछ विविधता चाहिए। अब सुनिए, मैं वाक्य की लंबाई बदलता हूं और मैं संगीत बनाता हूं। संगीत। ये लेखन गाने लगता है। इसमें एक सुखद लय है, एक झंकार, एक सामंजस्य।
मैं छोटे वाक्य इस्तेमाल करता हूं और मैं मध्यम लंबाई के वाक्य भी इस्तेमाल करता हूं, और कभी कभी जब मुझे यकीन होता है कि पाठक आराम कर चुका है तो मैं उसे एक लंबे वाक्य से जोड़ता हूं, एक ऐसा वाक्य जो ऊर्जा से जलता है और एक बढ़ते हुए उत्कर्ष की तरह बनता है। ढोल की गूंज, झांझ की टकराहट, ऐसी आवाजें जो कहती हैं इसे सुनो। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए छोटे, मध्यम और लंबे वाक्यों के संयोजन के साथ लिखो। ऐसी ध्वनि बनाओ जो पाठक के कानों को सुखद लगे। सिर्फ शब्द मत लिखो, संगीत लिखो। क्या आप देख रहे हैं कि जब एक ही पंक्ति के सभी वाक्य लगभग एक ही लंबाई के होते हैं तो यह एक रस और पूर्वानुमेयता पैदा करता है। अवचेतन रूप से लोग इससे ऊब जाते हैं। यही कारण है कि वे अगला वीडियो देखने लगते हैं। आप जो चाहते हैं वह है विभिन्न प्रकार के वाक्य और अक्षर संयोजन का उपयोग करके एक अप्रत्याशित लय बनाना। अब अगर आप मेरे स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट को देखें तो मैं हर वाक्य को अलग लाइन पर लिखता हूं। अगर आप सीधा नीचे देखें तो यह एक टेढ़े मेढ़े किनारे जैसा दिखेगा और यह साबित करता है कि मैं अलग अलग लंबाई के वाक्य इस्तेमाल कर रहा हूं। अगली बार जब आप स्क्रिप्ट लिखें तो इसे देखने की कोशिश करें। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को देखें और सभी वाक्य एक ही जगह पर खत्म होते दिखें तो इसका मतलब है कि आपके पास पर्याप्त विविधता नहीं है और यह एक रस्ता जैसा महसूस होगा। तीसरा पार्ट है टोन। हर क्षेत्र में सफल क्रिएटर्स वे होते हैं जिनकी टोन संवादात्मक होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप उनके साथ उसी कमरे में हैं। एम्मा चैम्बरलेन इतनी जल्दी स्टारडम तक पहुंच गई क्योंकि वह इसमें स्वाभाविक रूप से कमाल की थी। केसी नाइस्टैट भी एक और उदाहरण है जो इसमें वाकई बहुत अच्छे हैं। जब आप उनके वीडियो देखते हैं और उन्हें बोलते हुए सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह आपके साथ उसी कमरे में है। अब इस बारे में मैंने सबसे ज्यादा सीखा स्टीव जॉब्स से। अगर आप उनका पहला आईफोन लॉन्च 2008 का मूल कीनोट देखें तो वे इस संवादात्मक माहौल को बनाने में कमाल के हैं, जैसे आप और वे बस गोल्फ के दोस्त हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ये बहुत सोच समझकर किया गया था और इसमें उन्हें वर्षों की प्रैक्टिस लगी थी। वह इसमें स्वाभाविक रूप से भी बहुत प्रतिभाशाली थे। ऐसा करके एम्मा, केसी, स्टीव और अन्य लोग यह कर पाते हैं कि जब आप देखते हैं तो व्यक्तिगत पहचान की उस सचेत बाधा को पार कर लेते हैं। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल नहीं करते क्या मुझे बेचा जा रहा है, बल्कि आप अपने दिमाग से बाहर आ जाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप किसी बातचीत में हैं, जैसे आपको सीधे पूछे गए सवाल का जवाब देना है। एक तरह से आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं और यही इसकी जादूगरी है। अब मैं खुद भी इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने अभी तक लगभग 18 महीने ही कंटेंट बनाया है, लेकिन अगर आप मेरी पहली 50 वीडियो देखें तो सच में ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके साथ नहीं। इससे बेहतर होने का सबसे अच्छा तरीका 100 बार अभ्यास करने के अलावा यह है कि आप अपनी वीडियो ऐसे लिखें और शूट करें जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर रहे हों। अगर जरूरत पड़े तो अपने उस दोस्त की एक तस्वीर प्रिंट करके अपने कैमरे के लेंस के नीचे चिपका लें ताकि रिकॉर्डिंग करते समय आप सचमुच उन्हें ही देख रहे हों। और जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिखें तो ऐसे लिखें जैसे आप उन्हें कोई टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो नोट भेज रहे हों। समय के साथ आप इस बातचीत जैसी शैली में बेहतर हो जाएंगे, लेकिन यह ऐसा लगेगा जैसे आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं। यही तरीका है इस दीवार को तोड़ने का। टोन ऐसी चीज है जिसमें आप समय के साथ बेहतर होते जाएंगे। जितना ज्यादा आप शूट करेंगे उतना ही आप भूल जाएंगे कि कैमरा सिर्फ एक कैमरा है। टिप नंबर 4 है दिशा। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन जब आप कोई कहानी लिख रहे हो तो शुरुआत करने की सबसे अच्छी जगह है अंत। पता लगाइए कि अंत क्या होने वाला है और फिर वहीं से पीछे की ओर काम कीजिए। मैं अपनी स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन को लास्ट डैब कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह इतनी यादगार हो कि अगर किसी ने बस वही सुना तो वह उसे अपने दोस्त के साथ साझा करने के लिए तैयार हो जाए। खासकर शॉर्ट फॉर्म वीडियो में वीडियो को लूप होने के लिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए आखिरी लाइन असल में पहली लाइनों के लिए एक सेटअप होती है जब वीडियो दोबारा चलता है। मैं इसे अक्सर बेसबॉल की तरह सोचता हूँ। 9वें नंबर का बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के लिए मंच तैयार करने को होता है। आपके वीडियो की आखिरी 1 या 2 लाइनों के साथ भी यही बात लागू होती है। जब आप स्क्रिप्ट लिखने के बारे में सोच रहे हो तो इस पर ध्यान दें कि आप दर्शक को कहां ले जाना चाहते हैं। आप उन्हें किस भावना या विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वे आखिरी में क्या सुने। इसके बाद आप वहीं से पीछे की ओर काम कर सकते हैं और बीच का वह डांस तैयार कर सकते हैं। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ जो यह काम बेहद अच्छी तरह करता है तो वह क्रिस्टोफर नोलन है। उनकी फिल्मों के बारे में सोचिए, टेनेट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर। ये बेहद जटिल कथानक हैं जिनमें नोलन को अनिवार्य रूप से अंत पहले तय करना पड़ा, तभी वे बीच का संघर्ष गढ़ सके। अब शायद आप फीचर फिल्में नहीं बना रहे हैं, लेकिन यही तर्क हर तरह की सामग्री पर लागू किया जा सकता है। अक्सर जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं तो मैं पहली और आखिरी लाइन लिखता हूं, फिर बीच में जगह छोड़ता हूं और बाद में उसे भरता हूं। यह इस कौशल में बेहतर होने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, टिप नंबर 5 एक अवधारणा है जिसे मैं स्टोरी लेंस कहता हूं और यह सोशल मीडिया के लिए अनूठी सामग्री बनाने में बेहतर होने का एक तरीका है।
आज के दौर में सिर्फ एक दिलचस्प विषय ढूंढना ही काफी नहीं है। जब तक आप किसी खास क्षेत्र में नहीं हैं, तब दर्जनों अन्य लोग भी उसी विषय पर बात कर रहे होंगे। तो आप खुद को अलग कैसे दिखाएंगे? एक स्टोरी लेंस किसी कहानी पर आपका अनूठा नजरिया या अंदाज है। कल्पना कीजिए प्रकाश की किरण की। प्रकाश की किरण स्क्रीन के पार आ रही है। नंगी किरण को हर कोई देखता है और सभी को वही चीज दिखती है। यह एक सफेद प्रकाश की किरण जैसी है, लेकिन जैसे ही आप उस प्रकाश के सामने एक लेंस या प्रिज्म रखते हैं, लोग जो देखते हैं वह मुख्य किरण से अलग दिखता है। उस प्रिज्म या लेंस को अपने स्टोरी लेंस के रूप में सोचें। यह उस विषय पर कहानी कहने का आपका अनूठा तरीका, आपकी खास पहचान है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जब टेलर स्विफ्ट सुपर बाउल में गईं, तो आम लेंस ये था कि लोग इस बारे में बात करें कि उन्होंने क्या पहना है, वह कब पहुंच रही हैं, या किसी चीज पर उनका चेहरा कैसा प्रतिक्रिया दे रहा है। बहुत से लोगों ने वही कहानियां कवर की। एक कम आम लेंस ये होगा कि आप इस बारे में भविष्यवाणी करें कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है, कम लोगों के पास ऐसा होगा। लेकिन एक और भी कम आम नजरिया ये होता कि मैं उस बिजनेस इंपैक्ट के बारे में बात करता जो वह NFL पर गेम में मौजूद रहकर डाल रही थी। और यही नजरिया मैंने चुना क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसमें अकेला हो सकता हूँ। इसीलिए मैंने आखिरकार ये वीडियो बनाया और इसने 1 मिलियन व्यूज बटोर लिए। ये अलग था। मेरी कहानी का नजरिया कुछ अनोखा था जो लोगों ने पहले नहीं देखा था। ठीक है, आखिरी टिप नंबर 6 है हुक। अब मैंने इसे आखिर में रखा क्योंकि हर कोई हमेशा सबसे पहले हुक की बात करता है, और ये सही भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोग हुक पर ही वीडियो छोड़ देते हैं तो मैंने जो बाकी बातें बताई हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपके हुक को बेहतर बनाने के 2 तरीके हैं। पहला यह कि आपकी पहली लाइन जितनी दमदार और कहानी का संकेत दे सके उतनी होनी चाहिए। अगर वीडियो आपके सबसे बेहतरीन बागवानी तकनीकों के बारे में है तो हुक कुछ इस तरह होना चाहिए। ये हैं X के लिए सबसे बेहतरीन बागवानी तकनीकें, या मेरे पास ये बागवानी तकनीकें हैं, या यह चीज एक बागवानी तकनीक है जिसे आपको सीखना चाहिए। आपको अपने हुक की शुरुआत किसी खुली अस्पष्ट लाइन से नहीं करनी चाहिए, जैसे इसे देखने के बाद रुकिए, या आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर पहली लाइन शॉर्ट फॉर्म वीडियो में तुरंत दर्शक को नहीं पकड़ती तो आप खत्म। हुक्स पर दूसरा बिंदु जो बेहद प्रभावशाली है और जिसे मैंने लंबे समय तक नजरअंदाज किया, वह यह है कि विजुअल हुक्स ऑडियो ओनली हुक्स की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी होते हैं। इसका मतलब क्या है? जब आप स्क्रीन पर हैं और कुछ कह रहे हैं लेकिन दर्शक केवल आपके मुंह को हिलते और शायद कैप्शन को नाचते देख सकते हैं, तो यह उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि अगर आप स्क्रीन पर उनके देखने और प्रतिक्रिया देने के लिए कोई विजुअल डालते हैं, क्योंकि लोगों की आंखें सुनने की तुलना में कहीं तेजी से चीजों को देख और समझ सकती हैं। तो आप जो कह रहे हैं उसे स्क्रीन पर एक विजुअल के साथ पूरक बनाना चाहेंगे। ये एक विजुअल हुक है। इसमें जो वाकई माहिर है वो मेरा दोस्त केविन है, जो एपिक गार्डनिंग से है। अगर आप उसके वीडियो देखें तो वह तुरंत एक विजुअल दिखाता है जो उसके कहे हुए की पुष्टि करता है, जैसे कि यह स्ट्रॉबेरी वाला वीडियो। उसके कुछ भी कहने से पहले मैं स्क्रीन पर एक स्ट्रॉबेरी देखता हूँ। यह चमकीली लाल है। तुरंत ही मुझे पता चल जाता है कि यह वीडियो स्ट्रॉबेरी के बारे में होने वाला है। अगर मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है तो मैं यह देखने के लिए रुका रहूंगा कि वह क्या कह रहा है। मैंने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है और मैंने देखा है कि विजुअल हुक का पहलू दर्शकों को बनाए रखने में बेहद मददगार रहा है। तो संक्षेप में, जब आप अपने हुक के बारे में सोचें तो सीधे मुद्दे पर आएं और जो कह रहे हैं उसे दिखाएं भी। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ फायदा हुआ तो मैं एक फ्री कम्युनिटी होस्ट करता हूं उन लोगों के लिए जो अपना कंटेंट बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वे क्रिएटर्स हों, एंटरप्रेन्योर हों या मार्केटर्स। इसका नाम है वेवी वर्ल्ड। मेरे पास वीडियो हैं, कंटेंट टॉपिक कैसे चुनें, एडिटिंग टिप्स, फॉर्मेट्स और सीरीज कैसे बनाएं। अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए पर्सनल ब्रांड बनाने में मदद करे तो आपको इसमें जरूर होना चाहिए। यह फ्री है। मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हम अगली बार मिलेंगे।